केरल की कहानी मुझे हमेशा एक दिलचस्प पहेली जैसी लगती है। हाँ, है तो। एक तरफ देखें तो पश्चिमी घाट की एक दीवार है जो उसे बाकी भारत से लगभग काट देती है। एक अलग थलग दुनिया बना देती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सामने फैला अरब सागर है जो उसे हमेशा से पूरी दुनिया से जोड़ता है। और यही विरोधाभास इसकी पूरी कहानी को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो केरल के इसी लंबे और कह सकते हैं उलझे हुए इतिहास की पड़ताल करते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इसी पहेली को सुलझाना। मतलब ये समझना कि कैसे इस जमीन ने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। हाँ, हम मसालों के प्राचीन कारोबार से शुरू करेंगे, फिर यूरोपियन ताकतों से टक्कर और उसके बाद समाज के अंदर की जो लड़ाइयाँ थी उस पूरे सफर को देखेंगे। और यही केरल की कहानी की खूबी है। अंदरूनी तौर पर वो अपनी पहचान गढ़ रहा था, अपनी भाषा, अपने रिवाज, और बाहरी दुनिया हमेशा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कभी व्यापारी बनकर तो कभी हमलावर। इसी दरवाजे से कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से। स्रोत साफ साफ बताते हैं कि केरल की दौलत की वजह थे मसाले, और मसालों में भी खासकर काली मिर्च, काला सोना। बिल्कुल काला सोना। और इस काले सोने का जो सबसे बड़ा बाजार था वो था मुजिरिस बंदरगाह। कुछ लोग मुचरी भी कहते हैं। मुजिरिस जी, ये कोई मामूली बंदरगाह नहीं था। पहली सदी की एक यूनानी गाइड बुक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। हाँ, मैंने उसके बारे में पढ़ा है। उसमें बाकायदा जिक्र है कि यहाँ रोम, अरब और यहाँ तक कि यूनान से भी बड़े बड़े जहाज आते थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। 5वीं सदी का एक रोमन नक्शा भी तो है, तब्यूला प्यूटिनजिरियाना। हाँ, और उसमें तो बाकायदा मुजरिस को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के तौर पे दिखाया गया है। एक मिनट, मैंने पढ़ा कि उस नक्शे में ऑगस्टस के एक मंदिर का भी जिक्र है। ऑगस्टस का मंदिर? जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कोई छोटा मोटा ट्रेडिंग पोस्ट नहीं था। ये तो केरल में एक मिनी रोम जैसा रहा होगा, जहां रोमन व्यापारी बस गए थे। बिल्कुल, एक अच्छी खासी रोमन बस्ती रही होगी। और ये व्यापार इतना बड़ा था कि उस दौर के मशहूर रोमन प्रकृतिवादी प्लिनी दी एल्डर ने अपनी किताब में शिकायत तक की है। हाँ, कि भारत दुनिया का सारा सोना सोखता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो लिखते हैं कि हर साल रोमन साम्राज्य से 10 करोड़ सिस्टर्सिस, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी, वो सिर्फ काली मिर्च और मोतियों जैसी चीजों के लिए भारत भेजी जा रही थी। ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है कि रोम के लिए ये एक जबरदस्त व्यापार घाटा रहा होगा। था ही। लेकिन यहाँ एक और पेच है। सदियों तक हमें पता ही नहीं था कि यह महान शहर मुजिरिस आखिर था कहाँ। गुम हो गया था पूरी तरह से। फिर 2004 में पत्तनम नाम की एक जगह पर खुदाई शुरू हुई और चीजें बदल गई। वहां क्या मिला? वहां से रोमन एम्फोरे यानी शराब रखने वाले बड़े बड़े मर्तबान, पश्चिम एशिया के मिट्टी के बर्तन और यहाँ तक के इंसानी कंकाल भी मिले। अच्छा। और जब उन कंकालों का डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो लोग भूमध्य सागर या पश्चिम एशिया के इलाकों से थे। तो क्या इसका मतलब है कि पत्तनम ही मुजिरिस है? पहली सुलझ गई? पूरी तरह से नहीं, यहाँ इतिहासकारों में थोड़ा मतभेद है। अच्छा। एमजीएस नारायणन जैसे बड़े इतिहासकारों का मानना है कि पत्तनम एक बहुत जरूरी औद्योगिक और व्यापारिक जगह तो थी, लेकिन शायद वो शाही राजधानी नहीं थी। तो फिर राजधानी कहाँ थी? उनके हिसाब से असली प्रशासनिक राजधानी कोडुंगल्लूर रही होगी, जो हमेशा से सत्ता का केंद्र रहा है। तो पत्तनम एक तरह का स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसा था और कोडुंगल्लूर उसका कैपिटल। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये एक मुमकिन थ्योरी है। फैसिनेटिंग। पर अगर ये शहर इतना महान था तो फिर हुआ क्या इसका? ये नक्शे से गायब कैसे हो गया? इसका अंत एक कुदरती कहर की वजह से हुआ। 1341 में पेरियार नदी में एक भयानक बाढ़ आई। एक बाढ़ से? इतनी भयानक कि उसने पूरे बंदरगाह को गाद और मिट्टी से पाट दिया, उसे हमेशा के लिए बेकार कर दिया। तो मुजिरिस का नामो निशान मिट गया? मिट गया। कमाल है। यानी एक प्राकृतिक आपदा ने एक प्राचीन दुनिया को खत्म कर दिया। पर मैंने पढ़ा है कि इसी बाढ़ ने कोच्चि में एक नया बंदरगाह भी बना दिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसी बाढ़ ने जमीन को इस तरह काटा कि दक्षिण में कोच्चि में एक नया, गहरा और सुरक्षित बंदरगाह अपने आप बन गया। तो व्यापार का केंद्र मुजिरिस से कोच्चि खिसक गया। और केरल के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। तो मुजिरिस की कहानी हमें बाहरी दुनिया से व्यापार के बारे में बताती है, लेकिन उस समय शासन कौन कर रहा था? समाज के अंदर क्या चल रहा था? बिल्कुल, उस दौर में चेर राजवंश का शासन था, जिन्हें अशोक के शिलालेखों में केरल पुत्र कहा गया है। केरल पुत्र? हाँ, उन्होंने अपनी राजधानी वांची से राज किया और मुजिरिस और तुंडी जैसे बंदरगाहों को संभाला।
और उस दौर की संस्कृति की सबसे अच्छी झलक हमें संगम साहित्य में मिलती है। और खास तौर पे शिलापादिकरम महाकाव्य में। एकदम सही। एक मिनट, मुझे जहां तक याद है इसके लेखक इलंगो आदिगल तो खुद एक जैन भिक्षु थे। हाँ। और चेर राजा के भाई भी। जी। लेकिन कहानी तो कन्याकी की है जिसे बाद में देवी की तरह पूजा गया। उस जमाने में धर्मों के बीच इतनी सहजता थी। यही तो इस महाकाव्य की सबसे खूबसूरत बात है। ये उस दौर के खुलेपन को दिखाता है। कहानी में आपको जैन, बौद्ध और हिंदू दर्शन तीनों की झलक मिलेगी, और साथ ही स्थानीय द्रविड़ परंपराएं भी। तो केरल सिर्फ मसालों का बाजार नहीं था, बल्कि विचारों का संगम भी था। बिल्कुल, संस्कृतियों का संगम। तो बाहरी दुनिया से ये लेन देन चल रहा था। अब मध्यकाल की तरफ बढ़ते हैं। केरल की अपनी अलग पहचान कैसे बनी? यहीं से मलयालम भाषा की कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे मलयालम ने तमिल से अलग अपनी एक शक्ल लेनी शुरू कर दी। अच्छा, तो वो कब हुआ? इसी दौर में चेर राजाओं ने अपने सरकारी कामकाज के लिए वट्टिलुत्तु नाम की लिपि और मलयालम के शुरुआती रूप का इस्तेमाल करना शुरू किया। और संस्कृत का असर भी तो बढ़ रहा था। मणिप्रवालम। हाँ, मणिप्रवलम नाम की एक नई साहित्यिक भाषा बनी। मणिप्रवालम, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये क्या था? मणिप्रवलम का मतलब है मणि और प्रवाल, यानी रूबी और मूंगा। ये मलयालम और संस्कृत का एक मिला-जुला रूप था। तो क्या हम इसे उस जमाने की हिंग्लिश कह सकते हैं? एक ऐसी भाषा जो दो संस्कृतियों के मेल को दिखाती थी। हाँ, एक तरह से आप कह सकती हैं। ये उस दौर के पढ़े लिखे तबके की भाषा थी। लेकिन ये दौर सिर्फ सांस्कृतिक विकास का नहीं था, भारी उथल-पुथल का भी था। आप चोल साम्राज्य के साथ हुए लंबे युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, चोल साम्राज्य के साथ लगभग 100 साल तक युद्ध चला, और इस लगातार लड़ाई ने पूरे समाज को एक तरह से मिलिट्राइज कर दिया। और इसी दौर में नायर योद्धा वर्ग का उदय हुआ। और साथ ही चावेर यानी आत्मघाती दस्तों का भी। और इसी उथल-पुथल के बीच केरल की वो अनोखी जमींदारी व्यवस्था भी बनी जिसे जन्मी सिस्टम कहते हैं। ये कैसे हुआ? इसका सीधा संबंध है केरल के आर्यनीकरण से। नंबूद्री ब्राह्मणों ने धीरे धीरे, मतलब मंदिरों को जो दान मिलता था, अच्छा, उसके जरिए? हाँ, उसके जरिए जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया। और फिर इस कब्जे को सही ठहराने के लिए एक कहानी गढ़ी गई, परशुराम की कहानी। अच्छा, वही वाली कि उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका और केरल की जमीन बाहर निकल आई। बिल्कुल। और कहानी को आगे बढ़ाया गया कि परशुराम ने ये जमीन ब्राह्मणों को दान में दे दी। और इस एक कहानी ने एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक ढांचा तैयार कर दिया। एकदम सही। इसने ब्राह्मणों को जमीन का दैवीय मालिक यानी जन्मी बना दिया, और राजा की हैसियत सिर्फ एक रक्षक की रह गई। तो यहाँ भी वही बात दिखती है। एक तरफ बाहरी दुनिया से संघर्ष और दूसरी तरफ समाज के अंदर सत्ता का एक बिल्कुल नया समीकरण। और फिर इसी समीकरण के बीच एक नई ताकत दरवाजे पर दस्तक देती है। साल 1498, वास्को डी गामा। ये एक टर्निंग पॉइंट था। पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे, उनका मकसद था मसालों के पूरे कारोबार पर कब्जा करना। और इसके लिए उन्होंने कार्टाज सिस्टम शुरू किया। हाँ, इसका मतलब था कि हिंद महासागर में चलने वाले किसी भी भारतीय जहाज को पुर्तगालियों से एक पास यानी कार्टाज खरीदना होगा। और अगर नहीं खरीदा तो वो जहाज को लूट लेते थे या डुबो देते थे। ये सीधे सीधे समुद्री गुंडागर्दी थी। लेकिन इसका विरोध तो हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ, और इस विरोध का चेहरा बने कालीकट के राजा जामुरिन के नौसेनापति कुंजाली मरक्कर। ये किसी एक आदमी का नाम नहीं था, है ना? नहीं, ये एक पदवी थी जो मरक्कर परिवार के पास थी। और इन मरक्करों ने लगभग 100 साल तक पुर्तगालियों को समुद्र में चैन की सांस नहीं लेने दी। उनकी रणनीति क्या थी? वो पुर्तगालियों के बड़े जहाजों से कैसे लड़ते थे? उनकी रणनीति कमाल की थी। वो छोटी, हल्की और तेज चलने वाली नावों का इस्तेमाल करते थे। अचानक झुंड में आते पुर्तगाली जहाज पर हमला करते और गायब हो जाते। मतलब उस जमाने की नेवल गुरिल्ला वॉरफेयर। बिल्कुल। तो यहाँ भी वही पहेली दिखती है। एक तरफ यूरोपीय ताकतें केरल को दुनिया से और जोर से जोड़ रही हैं, और दूसरी तरफ यही जुड़ाव एक जबरदस्त प्रतिरोध को जन्म दे रहा है। पुर्तगालियों के बाद डच आए, उनका क्या असर रहा? डच का मकसद व्यापार था, धर्म फैलाना नहीं। उनका राजनीतिक असर तो धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन वो एक ऐसी वैज्ञानिक विरासत छोड़ गए जो आज भी जिंदा है, हॉर्टस मालाबारिकस। मालाबार तट के पेड़ पौधों पर 12 किताबों का ग्रंथ। जी, पर इसमें खास बात यह थी कि इसे बनाने में स्थानीय ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अच्छा। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा एक एशवा समुदाय के वैद्य
एटी अच्युतन में संभाला था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और सबसे दिलचस्प यह है कि ग्रंथ में हर पौधे का नाम मलयालम, कोंकणी, अरबी और लैटिन चारों भाषाओं में उनकी अपनी अपनी लिपि में छापा गया है। वाह, ये सिर्फ बॉटनी की किताब नहीं, 17वीं सदी के बहुसांस्कृतिक केरल का एक जीता जागता सबूत है। बिल्कुल। और फिर एक लड़ाई हुई जिसने, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, पूरे खेल को बदल दिया। हाँ, 1741 में कोलाछिल की लड़ाई। त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को बुरी तरह हराया। और ये शायद आधुनिक इतिहास में पहली बार था जब किसी एशियाई ताकत ने किसी बड़ी यूरोपीय औपनिवेशिक ताकत को मैदान की लड़ाई में हराया था। बिल्कुल। और डच कमांडर डी लेनॉय को बंदी बना लिया गया था। हाँ, यूस्टाचियस डी लेनॉय को। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मार्तंड वर्मा ने डी लेनॉय को मौत की सजा देने के बजाय उसे अपनी सेना में नौकरी दे दी। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। जिस दुश्मन को आपने हराया उसी को अपनी सेना का कोच बना लिया। बिल्कुल। डी लेनॉय ने अगले कई दशकों तक त्रावणकोर की सेना को यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग दी, तोपें बनवाईं और किलों को मजबूत किया। एक हारे हुए दुश्मन ने त्रावणकोर को एक अजेय ताकत बना दिया। हाँ। यहाँ से कहानी आधुनिक केरल की तरफ मुड़ती है। लेकिन 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद केरल आए और उन्होंने यहाँ के जातिगत भेदभाव को देखकर इसे पागलों का घर कहा। ये उस दौर का कड़वा सच था। जन्मी व्यवस्था ने समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी कर दी थी। तो ये समाज बदला कैसे? बदलाव की एक लहर उठी और इस बदलाव के सबसे बड़े चेहरे थे श्री नारायण गुरु। उन्होंने 1888 में अरुविपुरम में एक शिव मंदिर में मूर्ति की स्थापना की। इसमें क्रांतिकारी क्या था? क्रांतिकारी ये था कि नारायण गुरु खुद ऐश्वा समुदाय से थे, जिसे उस वक्त मंदिर में घुसने का भी अधिकार नहीं था। अच्छा। जब ऊंची जाति के ब्राह्मणों ने सवाल उठाया कि एक गैर ब्राह्मण को मूर्ति स्थापना का क्या अधिकार है, तो उन्होंने शांत होकर जवाब दिया, मैंने ब्राह्मण शिव की स्थापना नहीं की है, मैंने तो ऐश्वा शिव की स्थापना की है। इस एक वाक्य ने पूरे वैचारिक सिस्टम को हिला दिया। बिल्कुल। उनका नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर मनुष्य के लिए। और एक और नाम जो बार बार आता है वो है अयंगा काली का। हाँ, अगर नारायण गुरु ने समाज को आध्यात्मिक रास्ता दिखाया तो अयंगा काली ने सीधे टक्कर लेने का रास्ता चुना। वो पुलिया समुदाय से थे। उन्होंने दलित बच्चों के स्कूलों में दाखिले के अधिकार के लिए केरल की पहली कृषि हड़ताल की। और उनका सबसे मशहूर विरोध था विल्लू वंडी समरम, यानी बैलगाड़ी का विरोध। ये क्या था? उस जमाने में दलितों को सार्वजनिक सड़कों पर चलने की भी मनाही थी। अयंगा काली ने इसका विरोध करने के लिए एक बैलगाड़ी खरीदी, बढ़िया कपड़े पहने और उसी सड़क पर बैलगाड़ी चलाते हुए निकल पड़े। राना, जहां आपको चलने की भी इजाजत नहीं। ये कितना बड़ा प्रतीकात्मक विद्रोह रहा होगा। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक सीधी चुनौती थी। और इन सभी आंदोलनों के दबाव का नतीजा था 1936 का मंदिर प्रवेश उद्घोषणा। हाँ, त्रावणकोर के महाराजा ने सभी जातियों के लिए सरकारी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए। गांधी जी ने इसे आधुनिक समय का चमत्कार कहा था। तो इन सब सुधारों का असर आजादी के बाद के केरल पर कैसे पड़ा? 1956 में भाषा के आधार पर केरल राज्य बना और उसके ठीक एक साल बाद 1957 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया के इतिहास में पहली बार एक कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए सत्ता में आई। हाँ, ईएमएस नंबूत्रिपाद के नेतृत्व में। और उन्होंने आते ही दो बहुत ही क्रांतिकारी बिल पेश किए, भूमि सुधार बिल और शिक्षा बिल। बिल्कुल। भूमि सुधार बिल ने सदियों पुरानी जन्मी व्यवस्था को खत्म कर दिया और जमीन जोतने वाले को उसका मालिक बनाने का रास्ता खोला। और शिक्षा बिल ने प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंट पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाया। हाँ, हालांकि केंद्र सरकार ने इस सरकार को विवादित तरीके से बर्खास्त कर दिया, लेकिन इन सुधारों ने केरल की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। और यहीं से उस चीज की नींव पड़ी जिसे दुनिया केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानती है। ये है क्या असल में? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। केरल की प्रति व्यक्ति आय कई दूसरे राज्यों से कम है, वहाँ बड़े बड़े उद्योग भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के सामाजिक संकेतक विकसित देशों के बराबर हैं। हाँ, जैसे साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, ये सब। तो ऐसा कैसे हुआ? इसकी जड़ें इतिहास में है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह रही है लोगों के आंदोलन और उनका दबाव। इन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा कि वो अपना पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीजों पर खर्च करे। तो मुजीरिस के रोमन सिक्कों से लेकर कम्युनिस्ट सरकार के भूमि सुधारों तक केरल का इतिहास वाकई अपनी एक अलग पहचान बनाने और साथ ही दुनिया से लगातार जुड़ते रहने की एक असाधारण कहानी है। बिल्कुल।
ये एक ऐसी जमीन की कहानी है जिसकी अर्थव्यवस्था तो मसालों ने बनाई, लेकिन जिसके समाज को उसके अपने अंदरूनी सुधार आंदोलनों ने कड़ा। एक आखिरी ख्याल, हमारे स्रोत दिखाते हैं कि केरल ने हमेशा बाहरी असर को अपने अंदर समा लिया है, चाहे वो रोमन व्यापार हो, अरबी इस्लाम हो या यूरोपीय उपनिवेशवाद। लेकिन साथ ही उसने अपने समाज की सबसे मुश्किल गांठों को भी अंदर से ही खोला है। आज जब केरल नई वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो क्या उसका ये अनूठा इतिहास, अंदरूनी सुधार और बाहरी जुड़ाव का संतुलन भविष्य के लिए कोई सबक दे सकता है?